हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है बिकेम ए ट्रू एम्परर की सीजन 2 का एपिसोड 2। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था हमारे हीरो लू ज़ुआन इस बंदे के साथ में काफी लंबे टाइम तक फाइट करता है। ये पोर किंग है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब लू ज़ुआन और इसके बीच फाइट चल रही होती है तब यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फोर्स इकट्ठा हो जाती है। 3 अलग अलग एम्पायर्स की एनर्जी जब एक जगह पर आती है तो उससे एक वर्ल्ड का गेट ओपन हो जाता है। ये एम्परर तो किस तरीके से खुद को संभाल लेता है और खुद को इस वर्ल्ड के अंदर खिंचने नहीं देता, लेकिन लू ज़ुआन को संभाल नहीं पाता। वो तेजी से इस वर्ल्ड के अंदर खिंचा हुआ चला जाता है। ये देखकर इस पिग एम्परर को काफी खुशी होती है कि उसका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। वो कभी भी दोबारा लौट नहीं पाएगा। उस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे खतरनाक लोग रहते हैं जो कि उसे देखते हैं तो खत्म कर देंगे या फिर कम से कम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वो दोबारा न लौट पाए। यहाँ से अब हम किसी दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं। ये एक स्काई वर्ल्ड है। यहाँ पर जमीन के कुछ बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो कि हवा के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और इन फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर एक बहुत ही शानदार सा कैसल बना हुआ है और ऐसे ही एक खाली आइलैंड के ऊपर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये 2 गुटों के अंदर है और इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही इनके बीच फाइट होने वाली है। यहाँ पर एक ग्रुप का लीडर जिसका नाम योहान है वो आगे बढ़ते बोलने लगता है, जिंग जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। अगर तुमने अभी मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे से माफी नहीं मांगी तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जल्दी से मेरे सामने अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। जिंग बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं योहान, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। अगर मैंने तुम्हारे सामने हार मान ली तो तुम इन सारे लोगों को नोच खाओगे। मैं यहाँ पर अपने इन सारे लोगों के साथ में खड़ी हुई हूँ, इन सभी के साथ में इंसाफ होगा। ये सुनकर योहान के साथ का एक बंदा बोलने लगता है, तुम लड़की तुम तो कुछ ज्यादा बोलने लगी हो। तुम तो हमारी इस वर्ल्ड से बिलोंग भी नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुंह इतना चल रहा है। क्या तुम ये समझ पा रही हो कि तुम किससे फाइट करने की कोशिश कर रही हो? ये महान योहान है जिनके पास में एक लौता रास्ता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वही तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर में भेज सकता है। अगर तुम दोबारा से अपने घर जाना चाहती हो तो तुम्हें इनके आगे सरेंडर करना होगा और इनकी बातें माननी होगी। जिंग बोलती है, मुझे मेरे घर जाने के लिए किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है और मैं खुद से इतनी काबिल हूँ कि जहाँ जाए वहां पर जा सकती हूँ। और फिलहाल के लिए मैंने डिसाइड किया है मैं इन सभी की तरफ से यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी। तुम इन सभी के साथ में कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे और मेरे साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा। योहान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो जो कोई भी मेरे सामने सरेंडर नहीं करेगा वो यहीं पे मारा जाएगा। ठीक है, तो योहान अपन पावर यूज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक ईगल का ओरा बाहर निकलता है और फिर वो तेजी से जिंग के ऊपर अटैक कर लेता है। जिंग भी अपने बो को ऊपर करते हुए कहने लगती है, तो फिर ठीक है, तुम्हें फाइट करनी है तो फिर आ जाओ। मैं भी कोई कमजोर नहीं, तुमसे फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इस टाइम पर इन्हें आसमान से एक बहुत बड़ा मीटोर दिखाई देता है जो कि तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर योहान को लगता है ये कोई बाहर की चीज है जो कि इनके ऊपर गिरकर इन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इसे देखने के साथ ही योहान तेजी से अपनी ईगल को इसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन मीटियोर इस ईगल को तोड़ते हुए उसके बीच से जोर जिन पर गिरता है। इस मीटियोर का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही ये जिन पे गिरता है ये आइलैंड 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद में इस फेरे कम होने में पता चलता है ये लू ज़ुआन है और वो इस टाइम पर इन दोनों आइलैंड्स के जिंग वाले साइड में, यानी जिस साइड पे जिंग थी। फिर वो इधर देखते सोचने लगता है ये जगह तो काफी शानदार है, यहाँ पर काफी सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स है। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं उस टाइम पर उस पिग एम्परर से फाइट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने एक वर्ल्ड गेट ओपन करके मुझे यहाँ पर फेंक दिया। मेरे पास में यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी ऐसे वापस निकलना होगा, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना होगा। पता नहीं वो मेरी एब्सेंस में और क्या ही आतंक मचा देगा। वैसे तो मुझे यकीन है सेकंड एल्डर सभी लोगों को कहीं ना कहीं सेफ जगह पर ले गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा वहां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जिंग भी लू ज़ुआन तो दिख रही होती है और सोचने लगती है एक और कल्टिवेटर यहाँ पर आ चुका है। इसकी एंट्री तो काफी शानदार थी। तभी योहान लू ज़ुआन के इन पंखों को देख सोचने लगता है इस कल्टिवेटर के पास में उड़ने की पावर है और इसके अलावा इसे देखकर ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे किस तरीके से इसे दोस्ती बनानी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरे रास्ते का एक कांटा है जिसने यहाँ पर आके मेरा काम खराब कर दिया। अगर ये कुछ मिनट और रुक जाता तो मैं इस लड़की को खत्म कर देता। इसके बाद में लू ज़ुआन इस आइलैंड्स के नीचे की साइड और ऊपर तो देखने लगता है। नीचे की तरफ उसे इन्फिनिट समुद्र दिखाई देता है और साथ में उसे उस समुद्र के अंदर कुछ आंखें दिखाई देती है जो कि लगातार उसकी तरफ देख रही है। और फिर ऊपर की तरफ लू ज़ुआन को ये सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स और इन सभी के ऊपर ये शानदार सा कैसल दिखाई देता है। इसे देखकर वो कहने लगता है ये कैसल भी काफी शानदार है। शायद से ये फ्लोटिंग आइलैंड्स कुछ सीढ़ियों की तरह है जिनके ऊपर चढ़ के इस आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है जिसके ऊपर वो कैसल है। और इसके अलावा उस कैसल को इतने लंबे टाइम देखने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर भी कोई है जो कि लगातार मुझे देखे जा रहा है और वो कोई इविल पावर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस सब के बाद में आखिर में लू ज़ुआन की नजर इन सारे लोगों में पड़ती है जो कि उसके आसपास में उन्हें देख कहने लगता है यहाँ पर तो लोग भी है। यहाँ पर ह्यूमंस की होने का मतलब है या तो मेरा सफर और ज्यादा मुश्किल होने वाला है या फिर आसान। इसी टाइम पर उस कैसल के अंदर से एक बंदा तेज उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये एक तख्त की ओर बैठा हुआ है। ये आगे बढ़ते हुए स्पेशली लू ज़ुआन से बोलता है, तुम यहाँ पर आने के काबिल नहीं हो। मैंने देखा तुम किस तरीके से वर्ल्ड गेट को ओपन करके यहाँ पर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत इस वर्ल्ड की काबिल नहीं है। लेकिन शायद से तुम्हारा लक काफी शानदार है, तुम एकदम सही टाइम पर इस जगह पर आए हो। हम जल्दी ही डीटी गेम शुरू करने वाले हैं। अब तुम्हें भी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा।
इस गेम के नियम का वजह शानदार है। तुम्हें केवल उस टेम्पल के अंदर जाना है और वहाँ पर मेरा एक स्पेशल ट्रेजर है, उसे लेके आना है। तुम में से जो कोई भी इस काम को कंप्लीट कर देगा वो विजेता बन जाएगा और उससे मौका मिलेगा जिंदा रहने का। बाकी तुम सभी से समझदार हो, तुम्हें पता ही होगा बाकियों के साथ में क्या होने वाला है। यूसुनी के साथ में ये बंदा योरान अपने साथ के एक बंदे की तरफ एक इशारा करता है। ये बंदा तुरंत ही इशारे को समझ जाता है, अपने पास से एक कुल्हाड़ी निकालता है और फिर तख्त पे बैठे हुए इस दूसरे बंदे से बोलने लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुमसे डरते हैं? तुम जो कोई भी हो हमसे कोई भी काम नहीं करा सकते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टेम्पल के अंदर क्या है, और हम यहाँ पर तुम्हारे लिए गुलाम नहीं है जो कि तुम्हारे लिए उस टेम्पल के अंदर जाकर तुम्हारी वो चीज लेके आएंगे। मैं एक सुप्रीम डिलेमा कल्टिवेटर हूँ, तुम मुझे किसी भी तरीके से ऑर्डर नहीं दे सकते। ये कहते हुए कल्टिवेटर जोर से चलकर इस तख्त वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये बंदा बोलता है, तुम शरीर से ताकतवर हो गए लेकिन दिमाग में अभी भी गोबर ही भरा है, तुम तो अभी से ही यहाँ पर सर्व करने के काबिल नहीं हो। ये कहने के बाद में वो अपने हाथ से एक धीरे चुटकी बजाता है। उसके ऐसा करने के साथ में इस बंदे की बॉडी पूरी तरह से कंप्रेस होने लगती है और फिर एक ही सेकंड में वो मारा जाता है। ये देखकर लूजन चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत ताकतवर है, केवल अपने हाथ के एक इशारे से इसने सुप्रीम विलियम के एक ताकतवर कल्टिवेटर को मार दिया। जिस बंदे के एक इशारे से इतना ताकतवर इफेक्ट हो जाए उसे तो पक्के तौर पर इस जगह का राजा कह देना चाहिए। ये जरूर से यहाँ पर इस जगह का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। ये ओल्ड मैन आगे बोलता है, अब तो सभी को मेरी पावर्स का पता चल ही चुका होगा और तुम सभी को मेरी बात क्यों माननी है इसका भी एहसास हो चुका होगा। तो फिर ठीक है, अब इस गेम को शुरू करते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भी लुजवान आगे बढ़ के बोलने लगता है कि इस गेम को खेलने के बावजूद भी हम मार जा सकते हैं। जिंग बोलती है, मैं यहाँ पर अपने भाई यूकी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो वहाँ पर अंदर हो सकता है? यूरान बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बताओ कि उस टेम्पल के अंदर कोई शानदार ट्रेजर्स है और वो ट्रेजर्स किस लेवल के हैं, वो मैं कितना पावरफुल बना सकता है। ओल्डवेन बोलता है, तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे पास में टाइम बहुत कम है, तुम्हें जल्दी से इस प्रोसेस को शुरू करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहने के तुरंत बाद ये ओल्ड मैन काफी थक जाता है और सोचने लगता है, मेरे पास में ये आखिरी मौका है और यहाँ पर मेरे पास में टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से ये सब कुछ खत्म करना होगा, मुझे किसी भी तरीके से वो ट्रेजर चाहिए ही। पिछले कई हजार सालों से काफी सारे कल्टिवेटर्स इस जगह पर आते हैं और जब कभी भी वो कल्टिवेटर्स यहाँ पर आते हैं मैं उन सभी के बीच में ऐसे ही गेम ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और उस सब की सब मेरी बातों को मानकर इस टेम्पल के अंदर घुस जाता है मेरे लिए उस ट्रेजर को लाने के लिए, लेकिन कभी भी ये काम नहीं करता, उनमें से कोई भी बाहर नहीं आ पाता, सबके सब अंदर ही मारे जाते हैं। इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक काफी लंबी फाइट करनी पड़ती है जिसकी वजह से ये सारी जगह पूरी तरह नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है और जैसे ही वो सारे कल्टिवेटर नाकाम हो जाते हैं, सबके सब मारे जाते हैं, ये जगह अपने आप ही पूरी तरह रीइंकार्नेट हो जाती है, सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाती है। यहाँ पर मैं खुद उस टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता और ये लोग इस ट्रेजर को ला नहीं सकते, इनमें से कोई भी इतना काबिल नहीं है। अब तक मैं कई बार ये रीइंकार्नेशन का गेम खेल चुका हूँ, ये जगह कई बार खुद को रीइंकार्नेट कर चुकी है, लेकिन अब ये अपने आखिरी टाइम में इस टेम्पल के अंदर जो ट्रेजर रखा हुआ है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। अब इसके बाद में वो इस जगह को रीइंकार्नेट नहीं कर पाएगा, यानी मेरे पास में एकदम आखिरी मौका है। इस बार ये कल्टिवेटर्स अंदर जाकर उस ट्रेजर को लेके आ जाते हैं तब तो ठीक है, वरना ये ट्रेजर को मैं कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इस ट्रेजर को हासिल करने का ये मेरा आखिरी मौका है और इस मौके को मैं बिल्कुल भी गवाऊंगा नहीं। उस ट्रेजर के अंदर जो मैजिकल पावर्स है वो मेरी होगी। ओल्ड मैन ये सब सोच रहा होता है तभी यूरान कहने लगता है, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस टेम्पल के अंदर किस किस तरह के ट्रेजर्स है, मुझे पूरा यकीन है ट्रेजर जो कोई भी होंगे वो काफी सारे ताकतवर होंगे और वो मेरी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए मैं खुद उस टेम्पल के अंदर जाकर सबसे पहले उस ट्रेजर को लेके आऊंगा। यूरान के इतने के साथ में वह नीचे की साइड में जो समुद्र होता है इसके अंदर एक बहुत बड़ी सी लहर से जाती है और इस लहर का इफेक्ट इस आइलैंड के ऊपर दिखाई देता है। सभी कल्टिवेटर्स अपने जगह खड़े रहते हैं, लेकिन एक लड़ती लड़की जिंग ये बिल्कुल घबरा जाती है और एकदम इस आइलैंड के कॉर्नर तक पहुंच जाती है। कुछ ही सेकंड से वो जमीन पे गिरी जाएगी, तभी लुजवान उसे संभाल लेता है। उसे कहने लगता है, जैसे नीचे गिरना कब तक खतरनाक हो सकता है, नीचे एक बहुत खतरनाक जीव है, इसलिए तुम्हारे लिए और सभी लोगों के लिए एकदम ठीक होगा कि वो इन आइलैंड्स के एकदम बीच में रहे। इसी टाइम पर यूरान और उसके साथियों को दिखाई देता है, वो लोग इस टाइम पर जिन आइलैंड्स के ऊपर है ये सबसे नीचे वाले आइलैंड्स है और धीरे धीरे करके इनके कॉर्नर्स टूटते जा रहे हैं। साथ वाला बंदा यूरान से बोलने लगता है, बॉस आपने देखा वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये आइलैंड्स कोलैप्स करते जा रहे हैं, हमें जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करना होगा। यूरान सोचने लगता है ये गेम कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे खतरे भी और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, मुझे कुछ भी करने से पहले ये पूरी पता लगाना होगा कि हमारे ऊपर किस किस तरह की खतरा है, मुझे खुद आगे बढ़ने की बजाय पहले दूसरों को आगे भेजना चाहिए ताकि फिर मैं बाद में सेफली आगे बढ़ सकूं। ये सोचकर वो अपने साथ के इन दोनों बंदों से कहता है, तुम दोनों पहले आगे बढ़ो, तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही हमारे आगे रहो और हमें लीड करो। यूरान से ये रेस्पेक्ट मिलती देखकर इन दोनों को काफी अच्छा लगता है। ये जोर चलकर थोड़े से ऊपर वाले आइलैंड के ऊपर आ जाता है, तभी जैसे ही उसके ऊपर लैंड करता है इन्हें पता चलता है यह आइलैंड इतना छोटा हो चुका है कि इसके ऊपर अब दो लोग ठीक से खड़े नहीं हो सकते। ये आगे वाला बंदा पीछे वाले से इस बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी पीछे वाला बंदा उसके ऊपर एक जोर से लात मार देता है और वो सीधे पानी के अंदर गिर जाता है।
तभी एकदम से उस पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल टाइप कुछ बाहर निकलता है, जो कि इस बंदे को कसके पकड़ लेता है। ये बंदा डर के मारे सभी लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। टेंटिकल्स एक ही झटके में पानी के अंदर वापस चला जाता है। इसके तुरंत बाद उस पानी के अंदर से और भी कई से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, और जो भी लोग उसके पकड़ में आते हैं उन सभी को पकड़कर पानी के अंदर लेके जाने लगते हैं। ये देखकर लूजर सोचने लगता है ये जगह तो उनकी तो खतरनाक हो चुकी है, यही वो मोस्टर है जो कि मुझे तब दिखाई दे रहा था। इतने टाइम से तो ये छुपा हुआ था, लेकिन अब पूरे खुला होकर हम सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। तभी कुछ सपोर्टर्स जो कि यहाँ पर यिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है आप देख रही हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। समुद्र के अंदर से ये विशालकाय मोस्टर बाहर आ चुका है, और इसके अलावा हम जिन आइलैंड्स के ऊपर है ये भी धीरे धीरे कोलैप्स होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, बताइए हमें क्या करना चाहिए। हमने आपको अपना लीडर माना है, आप ही हमें लीड करेंगी। जिंग के पास में फिलहाल कुछ जवाब नहीं होता, वो बेहतर दिखने लगती है और सोचने लगती है ये जगह सच में कब तो खतरनाक है, हम ऐसे ही यहाँ पर कोई मूव नहीं कर सकते। मेरा भाई भी इसी जगह पर है, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। ऐसा हो सकता है वो वहाँ पर उस कैसल के अंदर हो। अगर सच में ऐसा है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी तरह खतरा मोल ले सकती हूँ, मुझे किसी भी तरीके से उसे बचाना है। जिंग जब ये सब सोच रही होती है तब योरान को जैसे पता चल जाता है वो क्या सोच रही है। वो हाथ बढ़ाते उससे कहने लगता है आगे बढ़ो। ये सुनकर जिंग भी योरान के जाले फंस जाती है। उसे लगने लगता है कि योरान उसे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, उसे पहले आगे भेज रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसे कुछ भी नहीं है। जिंग सोचने लगती है ऐसा हो सकता है मेरा भाई यहाँ पर ना हो और मेरी सारी मेहनत पूरी तो बेकार हो जाए, लेकिन मैं जिंदा निकल जाऊंगी, ये भी एक बड़ी बात होगी। यहाँ से निकलने के बाद में मैं दोबारा से अपने भाई को शुरू कर दूंगी, वो कहीं ना कहीं तो होगा ही। इतना सब ये सब कुछ सोचने के बाद में वो अपने साथ के इन सभी लोगों से कहती है किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पहले आगे बढ़ती हूँ, सबके सब मुझे फॉलो करना। ये कहते हुए ये अपने पास से 2 एमरल्ड टाइप चीज बाहर निकलती है। तभी कोई इसके पास में आता है और उसे कहता है रुको, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे आगे मैं जाता हूँ, तुम सबके सब मुझे फॉलो करो। जिंग बोलती है अगर तुम सबसे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरे आ सकते हैं, क्या तुम उन सभी से फाइट कर पाओगे? हमें नहीं पता ये जगह कितनी खतरनाक है। लुजन कहता है हाँ मुझे पता है, और वैसे भी हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आगे तो हमें बढ़ना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलकर अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर जाना है, वहाँ पर इससे बड़ा केओस मेरा इंतजार कर रहा है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। जिंग कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। ये सुनने के बाद में लूजो तेजी से एक पहले आइलैंड के ऊपर कूदता है। उस आइलैंड के अंदर पहुंचते ही उसे पता चलता है ये आइलैंड पूरी तरह सेफ है, और इसके तुरंत बाद एक खतरनाक इफेक्ट होता है। आइलैंड के अंदर से एक बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे धीरे धीरे कर लूजन की बॉडी जलने लगती है। लूजन छल के इसमें से बाहर निकलने लगता है और फिर यहाँ से दूसरे स्काई आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा टेंटिकल बाहर आता है जो कि लूजन को जकड़ लेता है। यहाँ पर योरान से अलग जिंग आगे बढ़कर इस टेंटिकल के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है। एरो जैसे ही इस टेंटिकल को पड़ता है, टेंटिकल की पकड़ थोड़ी सी कम हो जाती है और लूजन को इसमें से निकलने का मौका मिल जाता है। और साथ में लूजो को ये समझ में आता है कि वो 2 कल्यूटर जो कि सबसे पहले आगे बढ़े थे उनके साथ में क्या हुआ था। उस एक आइलैंड के ऊपर भी सेम ऐसे इफेक्ट था। फायर पावर के कारण एक कल्यूटर तो तेजी से पानी के अंदर गिर गया और दूसरा कल्यूटर उसी फायर के अंदर पूरी तरह नष्ट हो गया। ये समझते वो एक और आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है। कुछ सेकंड तक यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद में जिंग भी चलकर इस आइलैंड के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है हाँ ये एकदम सेफ है। वैसे क्या तुम ठीक हो? उस फायर को तुम्हारे ऊपर किस तरह का इफेक्ट हुआ? लूजवान हंसते हुए बोलता है नहीं कुछ खास इफेक्ट नहीं था, वो तो एकदम नॉर्मल सा ही था। अब हमें हमारा पहला आइलैंड मिल चुका है जो कि पूरी तरह सेफ है। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, इस आइलैंड के ऊपर तुम एक मार्क लगा दो ताकि सबको पता रहे कि कहाँ पर आना है। जी कहते हुए लूजन तो आगे बढ़ जाता है और जी इस जगह पर एक बो शूट कर देती है जो कि बहुत जोर चमक रहा है। इससे बाकी लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें इस आइलैंड का यूज करना है। यहाँ पे योरान के साथी भी लूजवान को इस तरह आगे बढ़ता देखकर काफी खुश हो रहे होता है। वो योरान से बोलने लगता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमाल का है, देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और साथ में ये पता भी लगा पा रहा है कि कौन सा आइलैंड सेफ है। अब हम इसी को फॉलो करके एक तेजी से ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। इसको हमें किस तरीके से अपनी तरफ मिला लेना चाहिए, ये शायद से हम सभी में से सबसे ताकतवर है। ये कहते हुए योरान तो दिखता है। योरान की आंखों में थोड़ी बहुत जलन सी होती है, इसे देखकर क्लिटर घबरा जाता है। वो कहने लगता है हाँ वो ताकतवर है, लेकिन आपसे कम आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, हमारे बॉस ही सबसे ताकतवर है। ये सुनकर योरान थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है हाँ ये लड़का ताकतवर तो है, और मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है मेरे और ट्रेजर के रास्ते में यही सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है जिसे मुझे पहले हटाना होगा। ये यहाँ पर केवल कुछ देर के लिए जिंदा रहने वाला है, जब तक मुझे इसकी जरूरत है मैं तब तक इसे जिंदा रखूंगा, और जैसे मुझे लगेगा कि मैं ट्रेजर की बस से पहुंच चुका हूँ तब इसके ऊपर एक अटैक होगा और उसके बाद में ये रास्ते से हट जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस लड़की को फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो। योरान की बात मानकर सबकी सब लूजवान को फॉलो करता है और धीरे धीरे कर इस कैसल के एकदम सामने तक पहुंच जाता है। लूजवान कैसल को देख कहने लगता है यही वो कैसल है जिसके बारे में उसने हमें कहा था, हमें किस तरीके से अंदर जाना होगा। योरान बोलता है तो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो, आगे बढ़ो। योरान के इतने के साथ में काफी सारे ब्लैक सोल्जर्स इस जगह पहुंच जाता है। जिंग बोलती है ये एकदम से क्या हुआ, यहाँ पर इतने सारे सोल्जर के साथ गए। लूजवान कहता है इन सभी के आने के स्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा है ये सब यहाँ पर आए नहीं है, बल्कि इन सभी को यहाँ पर फेंका गया है। योरान कहता है
चेरिस का मतलब ये बात तो साफ है, वो सी मॉन्स्टर अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, वही इन लोगों को यहाँ भेज रहा होगा यहाँ पर आकर हम पर अटैक करने के लिए। यूरन की बात सुनकर उसके साथ ही कुछ कल्टिवेटर इस आइलैंड के एज के एकदम पास में आता है और नीचे से देखता है और दिखाई देता है सच में ये सब कुछ ये सी मॉन्स्टर ही कर रहा है। ये अपने हाथों से कब से इन कल्टिवेटर्स को जो कि इन ब्लैक सोल्जर्स की फॉर्म में इन्हें ऊपर की तरफ फेंक रहा है। इसके तुरंत बाद एक फाइट शुरू हो जाती है। कब्जर और सोल्जर इस जगह पर आता है और सबसे पहले इन्हीं दोनों कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करता है। इनमें से एक सोल्जर का एक अटैक इन कल्टिवेटर्स के ऊपर पड़ता है और दोनों कल्टिवेटर उछल के एक दूसरे टकरा जाता है। इसके तुरंत बाद इनके ऊपर एक फ्लेम थ्रो आगे बढ़ती है जिससे इनकी बॉडी भी पूरी तरह भस्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूजवान अकेला इन सभी से फाइट कर रहा होता है। वो फाइट करते हुए अपने फैनकुन से इन सोल्जर्स के सिर के ऊपर अटैक करता है जिससे इन सोल्जर के ऊपर जो आर्मर होता है ये अटैक लगता है, जिसका जो पता चलता है इन सोल्जर्स के अंदर ये सब के सब इंसान ही है। लेकिन ये लोग नॉर्मल थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं और इन्हें देखने के साथ में यहाँ पर जो बाकी के जिंदा कल्टिवेटर्स है ये इन्हें पहचान जाता है। इनमें से कहने लगता है ये तो मेरा भाई है, काफी लंबे टाइम से ये लापता था तो ये यहाँ पर आया था। ये इसके साथ में क्या हो गया, इस देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। एक दूसरा लड़का बोलता है ये तो लू बो है जो कि हमारे क्लैन का एक बहुत ताकतवर कल्टिवेटर है, ये सुप्रीम रिलेम के 9th रैंक का मास्टर है, तो ये यहाँ पर आके मारा गया था। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसके साथ में ऐसा कैसे हो गया। लूजवान कहता है ये सारे वो लोग नहीं है जिन्हें हम लोग जानते हैं, ये सारे मारे जा चुके हैं और अब ये केवल भूत है। गेम इन लोगों का भी यूज कर रहा है। यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनमें से हमें से काफी लोग जानते हैं, लेकिन इन्हें देखकर रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही मर चुके हैं। यहाँ पर इस फाइट के अंदर इन्हें खत्म कर हमें इन्हें यहाँ से मुक्त करना होगा और ये ही यहाँ पर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हम पर अटैक करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर हमने इन पर अटैक करने से पहले एक सेकंड के लिए ये सोच लिया कि ये हमारे दोस्त है तो ये हमें खत्म कर देंगे और हमारा हाल भी सेम ऐसा ही होगा। इसलिए अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब के सब आगे बढ़ो, साथ में मिलकर इन सभी के ऊपर अटैक करो। जिंग कहती है कुछ टाइम पहले मेरा भाई भी ऐसे किसी वर्ल्ड रियम के अंदर आया था, तो क्या ऐसा हो सकता है वो भी ऐसे ही इसी ब्लैक आर्मर के पीछे हो। हम ऐसे ही इन पर अटैक नहीं कर सकते, मुझे किसी तरीके से मेरे भाई को वापस से लेके आना होगा। कहीं मैंने किसी ब्लैक आर्मर के ऊपर अटैक किया और फिर वही मेरा भाई निकला तो उससे कुछ हो जाएगा। जिंग के इतना करने के साथ में इनमें से एक सोल्जर उसके ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है। जिंग उछल के अटैक को डॉज करती है और फिर इस आर्मर के सर के ऊपर एक एरो शूट करती है। पहले एरो से तो कुछ भी नहीं होता। सोल्जर दोबारा से जिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। जिंग दोबारा से एक और एरो शूट करती है, ये भी दोबारा से उसी सर के ऊपर शूट होता है और अब की बार अटैक काम कर जाता है। ये आर्मर टूटने लगता है जिसके तुरंत बाद जिंग को दिखाई देता है ये असल में उसका भाई ही है। अपने भाई को अपने सामने देखकर जिंग कब्जे तक खुश जाती है। वो कह लगती है मेरे भाई तुम यहाँ पर हो, देखो मुझे, ये मैं हूँ। जिंग की ये बात सुनकर सोल्जर उसको दिखता तो है लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो जोर से अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिंग पहले ही अपने भाई को देखकर कब्जे तक खो गई होती है, इसलिए वो अटैक डॉज नहीं कर पाती, लेकिन उसने एक आर्मर पहना होता है, इस वजह से वो अटैक पड़ने के बाद मरती तो नहीं है, लेकिन उसकी हालत कब्जे तक खराब हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी वो अपने भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करती। वो उससे कहने लगती है यार देखो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, क्या तुम इसी तरीके से अपनी बहन के ऊपर अटैक करके उसे मार दोगे, मुझे पहचानो, ये मैं हूँ। सोल्जर इस बार में ये सुनकर रुकता नहीं है, वो दोबारा से उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तभी एकदम एंड टाइम पर लूजवान अटैक के बीच में आता है और कहने लगता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो कहते वो फैनकुन से अटैक को ब्लॉक करता है और फिर इस सोल्जर के ऊपर एक जोर से अटैक करता है। सोल्जर भी अटैक को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन लूजवान के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। लूजवान अपना अगला अटैक करता है और इस अटैक के अंदर सोल्जर के पेट के ऊपर एक काफी बड़ा इफेक्ट हो जाता है। लूजवान का फैनकुन पड़ने के साथ में सोल्जर जोर से जमीन पे गिर जाता है और फिर इसके तुरंत बाद में लूजवान अपने आखिरी अटैक करने के लिए इसकी तरफ भागने लगता है। ये अटैक सीधे उसके सर के ऊपर होने वाला है। तभी जिंग जोर चिल्लाते कहती है रुक जाओ, उसके ऊपर अटैक मत करो। ये सुनने के साथ में लूजवान एकदम आखिरी टाइम पे रुक जाता है। वो जिंग से पूछता है क्या हुआ। जिंग कहती है इसको नहीं मारना है, ये मेरा भाई है। लूजवान कहता है तुम्हारा भाई, यानी ये वही है जिसको तुम यहाँ पर ढूंढते हुए आई थी। वैसे क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी थी, ये असल में तुम्हारा भाई है ही नहीं, ये केवल उसकी बॉडी है, इसके माइंड को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। जिंग बोलती है लेकिन मुझे एक बार कुछ तो करने दो, मेरे पास में मेरी फैमिली का ये स्पेशल आर्मर है, मुझे पूरा यकीन है अगर ये आर्मर ये सोल्जर को पहना दिया जाए तो दोबारा से इसकी सारी याददाश्त वापस आ सकती है और हो सकता है ये अपने माइंड के ऊपर दोबारा से कंट्रोल कर पाए। मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए जिंग को पता होता है ये होने की चांसेस कब ज्यादा कम है, इसलिए वो रोने लगती है। इसके बाद में एक छोटा सा फ्लैश भी दिखाई देता है जिससे पता चलता है जिंग के पेरेंट्स की काफी लंबे टाइम पहले डेथ हो चुकी थी, तब से उसका भाई ही उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है। फिर जब जिंग काफी ज्यादा बड़ी हो गई तो उसके बाद में जिंग के भाई ने ये डिसाइड किया कि अपनी बहन को एक शानदार फूल ला के देगा जिसके बारे में कैसा दिखाई देता है, कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन क्योंकि जिंग के भाई ने जिद पकड़ ली थी इसलिए वो सफर पर निकल पड़ता है और फिर सफर से लौटता नहीं है। जिंग केवल अपने भाई के वापस लौटने का इंतजार करती रह जाती है। बर्थडे निकल जाता है और फिर कई साल बीत जाते हैं
कई सारे बछड़े निकलते हैं, लेकिन वापस लौटने की खबर नहीं आती। जिसके बाद में जिंग खुद डिसाइड करती है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलेगी, और इस तरीके से उसका ये लंबा सफर शुरू होता है और ये फ्लैशबैक खत्म होता है। जिंग ने अपनी बॉडी के ऊपर से इस आर्मर को उतार दिया है। वो आगे बोलने लगती है, ये मेरी फैमिली की आखिरी निशानी है, जो कि इतने लंबे टाइम से मुझे प्रोटेक्ट करती हुई आई है। अब मैं चाहती हूँ ये मेरे भाई को प्रोटेक्ट करे। मुझे पूरा यकीन है इसकी मदद से उसका दिमाग वापस से ठीक हो जाएगा और वो मुझे याद कर पाएगा। इसके बाद में जिंग के भाई को ये आर्मर पहना दिया जाता है। इसका इफेक्ट दिखाई देता है, जिंग की बॉडी पोचो चमकने लगती है और साथ में उसकी बॉडी के अंदर से ये डार्क टाइप की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे करके जिंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर एकदम से कहने लगता है, ये मैं किस जगह पर हूँ और मेरे पास में ये आर्मर कैसा आया? ये तो मैंने अपनी बहन को दिया था। इसके बाद में ये जिंग की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, तो तुम यहाँ पर हो जिंग, तुम यहाँ पर आ गई। अपने भाई को इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में देखने के साथ में जिंग रोने लगती है और फिर कहने लगती है, यूकी 3 साल हो गए, जब तुम मुझसे मिलने के लिए दोबारा आए नहीं तो मैंने खुद ही तुम्हें ढूंढने के लिए सफर शुरू कर दिया। अब जाकर ये सफर खत्म हुआ है। यूकी बोलता है, क्या 3 साल हो गए? सच में उस फ्लावर को ढूंढने में मुझे बहुत लंबा टाइम लग गया। यूकी हंसते हुए ये कह रहा होता है, तभी एकदम से एक टेंटिकल्स ठीक उनके बीच में गिरता है। अब जब लू ज़ुआन और उसके साथियों ने मिलकर यहाँ पर जो ब्लैक सोल्जर्स आए थे इन सबको ठिकाने लगा दिया है, तो उसके बाद में कि ऑक्टोपस खुद ही ऊपर की तरफ आ जाता है। इसे देखकर यूकी बोलने लगता है, ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया? चाहिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? जिंग, तुम्हें बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिंग कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी पावरफुल हो चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तभी एकदम से ये ऑक्टोपस अपने हाथों जोर से घुमाता है। उसके ऐसा करने के साथ में साइड में खड़े हुए कुछ कल्टिवेटर जोर से गिर जाते हैं। इसके बाद में ये अगला अटैक यूकी के ऊपर करता है। तभी उस टेंटिकल के ऊपर एक जोर से तीर आके पड़ता है, जिससे वो टेंटिकल यूकी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता और फिर सीधे आकर जिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये एक अटैक पड़ने के साथ में जिंग वहीं पर चित हो जाती है। यूकी जल्दी से एक हाथ से अपनी बहन को संभालता है और फिर दूसरे हाथ में स्वॉर्ड पकड़कर उस टेंटिकल को उससे दूर करने लगता है। ये सब करते हुए यूकी को यह पता होती है कि वो जिस तरीके से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये सब ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ऑक्टोपस धीरे धीरे करके पूरी तरह ऊपर आ रहा है और फिर वो जैसे ही पूरी तरह ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद में जिन हाथों की मदद से वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उनकी मदद से भी उन्हीं के ऊपर अटैक करेगा। ये सब सुनने के बाद में वो लू ज़ुआन से कहता है, हम यहाँ पर बाहर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, ये ऑक्टोपस बहुत तेजी से हम पर अटैक करने वाला है, हमें जल्दी से इस टेम्पल के अंदर कहीं छुपना होगा और वहीं से कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का। यहाँ पर मैं पक्के तौर पर श्योर नहीं हूँ कि अंदर भी हम बच जाएंगे, लेकिन वो 4 से ज्यादा सेफ होगा। लू ज़ुआन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे भी हमें अंदर तो जाना ही है, वो ट्रेजर इस टेम्पल के अंदर ही है। इसलिए सभी कल्टिवेटर्स जो कि अभी तक भी जिंदा है और जिंदा रहना चाहते हैं, उन सभी के पास में केवल एक ही मौका है, सबके सब किसी भी तरीके से इस टेम्पल के गेट को खोलो। लू ज़ुआन के तकने के साथ में एक कल्टिवेटर तेजी से इस गेट के पास में आता है और धक्का देकर इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। वो जैसे ही उस गेट को टच करता है उसकी बॉडी पूरी तरह जलने लगती है। पूरी बॉडी के ऊपर एक ग्रीन रंग की फायर दिखाई देती है और एक कल्टिवेटर मारा जाता है। ये देखकर 2 और कल्टिवेटर आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक बोलने लगता है, हम दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम सुप्रीम लिम की 8th रैंक पर है, हमें पूरा यकीन है हम जरूर से इस गेट को खोल देंगे। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं बड़ी आसानी से इस गेट को खोल दूंगा। ये तो बहुत कमजोर था। ये कहते हुए जैसे ही ये दोनों कल्टिवेटर इस गेट के ऊपर अपने हाथ टच करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर भी सेम इफेक्ट दिखाई देता है। बॉडी पूरी तरीके से ग्रीन रंग की इस फायर में चलने लगती है और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर ये दोनों कल्टिवेटर मारे जाते हैं। और अब इन्हें देखने के साथ में किसी और कल्टिवेटर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर इस गेट को खोलने की कोशिश करे। ये सब के सब कब तक घबरा जाते हैं। इनमें से कहता है, अब तो हम अंदर एंटर नहीं कर सकते, हमारे सिर्फ ताकतवर कल्टिवेटर भी इस गेट को नहीं खोल पाए तो हम तो बिल्कुल भी नहीं खोल पाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है, यानी कि हम सब के सब यहाँ मारे जाने वाला है, वो ऑक्टोपस हम पर अटैक करके हम सभी को खा जाएगा। यूकी बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑक्टोपस हम पर अटैक करके हम सभी को लाइफ टाइम के लिए अपना गुलाम बना लेगा, तुम सभी की भी वैसी हालत हो जाएगी जैसे मेरी हो गई थी। कि मानो उसका गुलाम बन के रहना जिंदा रहने से और फिर खुद ही खुद को मार लेने से कई ज्यादा बुरा है। यहाँ पर सामने की तरफ जो तुम ये गेट को देख रहे हो, इसे खोलने के लिए हमें एक बहुत ही स्पेशल कल्टिवेटर चाहिए, एक ऐसा कल्टिवेटर जिसके पास में बहुत ही हाई लेवल का रिकवरी पावर हो और साथ में वो बहुत ज्यादा ताकतवर तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता जहाँ पर हमें से कोई भी ऐसा है जो कि इस गेट को खोल पाए। लू ज़ुआन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक मैंने कोशिश नहीं की है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर हमें इस ऑक्टोपस से गुलाम बनना पड़े, लेकिन उससे पहले मैं कम से कम एक बार कोशिश करके देखना चाहूंगा। ये कहते हुए लू ज़ुआन भी अब उस गेट के पास आकर अपने फुल फोर्स से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। जिससे लू ज़ुआन की फोर्स लगाना शुरू करता है, उसकी पूरी बॉडी ब्लू रंग में चमकने लगती है और फिर जब इस गेट का मैजिक शुरू होता है उसकी पूरी बॉडी ग्रीन रंग में चमकने लगती है। फायर का असर लू ज़ुआन की बॉडी को दिखाई दे रहा है। लू ज़ुआन चलाते हुए कहने लगता है, ये फायर तो बहुत ज्यादा गर्म है, इससे धीरे धीरे कर मेरी लाइफ फोर्स पूरी तरह खत्म होती जा रही है। अगर मैं ऐसे कोशिश करता रहा तो एक टाइम के बाद में मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह भस्म हो जाएगी, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी। अगर मैं आखिरी टाइम तक भी इसे खोल नहीं पाया तो सबके सब हार मान लेना। जी कहने के बाद में लू ज़ुआन अपनी इस ज्योकी की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर से ये ब्लू रंग का ईगल ऑरा बाहर निकलता है और अब ये भी इस गेट के ऊपर अपना फुल फोर्स लगाने लगता है। लू ज़ुआन कहता है, अब तो मेरी एनर्जी काफी तो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी मैं इस गेट को खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है।
इसके बाद में हम इस क्रिएटर यूरान को देखते हैं जो कि अकेला ही इस ऑक्टोपस से फाइट कर रहा है। ऑक्टोपस इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, वो अपने टेंटिकल से यूरान के ऊपर अटैक करता जा रहा है और यूरान हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। उसके लिए ये बच्चों का खेल है। कुछ देर तक ऐसे खेलने के बाद में वो जमीन पे आता है और लूजन तो दिखता है। उसे गेट के पास में लूजन की सैनिक दिखाई देती है और साथ में लूजन जलता हुआ अपनी फुल फोर्स से उस गेट को खोलता हुआ दिखाई देता है। इससे वो एक ही सेकंड के अंदर से कुछ समझ जाता है। उस वक्त चलता है कि लूजन के अंदर 2 एप्स की पावर है और साथ में उसके अंदर जियोक्यू भी है जो कि जियोक्यू एम्पायर से बिलोंग करता है। लेकिन ये भी उस गेट को खोलने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उसे भी इस गेट के ऊपर अपना प्रेशर लगाना होगा। ये समझने के साथ में वो जल्दी से अपने बॉडी के अंदर से भी अपने बीस्ट को अनलीश कर देता है। ये एक व्हाइट रंग का ईगल है और फिर इसे लूजन की मदद के लिए भेज देता है। जैसे ही ये व्हाइट ईगल लूजन के पास से पहुंचता है, सब कुछ पूरी ठीक हो जाता है। लूजन की बॉडी के ऊपर जो ग्रीन रंग की फायर होती है ये पूरी खत्म हो जाती है। लूजन कहता है ये तो काफी शानदार है, ये एक कोल्ड ईगल है। इसके बाद से मेरी बॉडी बिल्कुल जलना बंद हो चुकी है। जिसने भी यहाँ पर ये किया है उसका बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद में लूजन अब और जोर लगाता है, साथ में ये दोनों ईगल भी जोर लगाता है और अब की बार ये काम कर जाता है। धीरे धीरे करके वो गेट खुलने लगता है और फिर जैसे ही वो गेट फुर्ती खुल जाता है लूजन काफी खुश जाता है। वो तो देखने लगता है और साथ में ये भी नोटिस करने लगता है कि किस किस जगह पर कौन कौन से ट्रैप हो सकता है और फिर वो उन सभी लोगों से खेलने लगता है। फाइनली गेट खुल चुका है, अब हम अंदर तक जा सकते हैं। लूजन की तकनीक साथ में यूरान पूरी चतुराई दिखाते हुए तेजी से अंदर तक कूद पड़ता है और फिर लूजन थैंक यू कहने के बाद में अकेला ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लूजन पीछे से देखता है जो सारे कल्टिवेटर्स होता है ये सब के सब इस ऑक्टोपस से फाइट कर रहा है। वो सभी से कहता है अब सब के सब अंदर आ सकते हो, ये गेट खुल चुका है। वहाँ पर उस ऑक्टोपस से फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, सब अंदर आ जाओ। ये कहने के बाद में लूजन भी उस कैसल के अंदर एंटर कर जाता है। उस टेम्पल के ठीक बीच में ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे देखकर लूजन कहने लगता है यहाँ पर एक काफी ज्यादा एनर्जी का ओरा है। इसी टाइम पर बाहर की साइड में ये सारे क्रिएटर जो कि इस ऑक्टोपस से फाइट कर रहे थे लूजन की बात सुनने के साथ में तेजी से इस टेम्पल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये सारे एक साथ भागते हैं। इस वजह से ये ऑक्टोपस कई सारे लोगों पर अटैक करके उन्हें तो वहीं पे पकड़ लेता है, लेकिन कईयों को मौका मिल जाता है टेम्पल के अंदर घुसने का। लूजन यूरान के पास में आता है और उसे कहने लगता है तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि तुम्हारे पास में कोल्ड ईगल की पावर है जो कि इस गेट के ऊपर जो ये ग्रीन फायर लगी हुई है इसे पूरी तरह से काट सकती है। अगर तुम चाहते तो अकेले इस गेट को खोल सकते थे और हमारे इतने सारे लोग जो कि बाहर मारे गए वो बेकार मारे नहीं जाते। यूरान कहता है मैं वही करता हूँ जो कि मुझे करने का मन करता है। मैं कुछ देर तक इस गेट को खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कॉम्पिटिशन पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम इस गेट को खोलने के काबिल हो चुके हो तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। लूजन कहता है और तुमने मेरी मदद क्यों की? इस मेहरबानी का क्या कारण है वो भी बता दो। यूरान कहता है मैंने देखा था जब तुम उस गेट को खोल रहे थे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो ग्रीन रंग की फायर थी। तुम उस गेट को खोल तो देते लेकिन उसके बाद में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह नष्ट हो जाती, लेकिन तुम्हारी बॉडी का अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत यूज है। ये गेम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे लगता है तुम अभी भी मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। यहाँ से अब हम दोबारा से इस गेट के बाहर का सीन देखते हैं। अब केवल यूकी और जिंग ही है जो कि इस गेट के बाहर है, बाकी सभी लोग सेफली अंदर की साइड एंटर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यूकी को इस गेट के अंदर एंटर करने का मौका मिल ही नहीं रहा। ऑक्टोपस लगातार अपने हाथों से उसको प्रोटेक्ट करता जा रहा है। जी देखकर जिंग कहने लगती है यूकी तुम कितने टाइम तक उससे फाइट करने वाले हो, जल्दी से अंदर एंटर करो। सभी लोग पहले अंदर जा चुके हैं। यूकी बोलता है ये तो काफी सही हुआ, अब तुम भी अंदर एंटर करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जी सुनकर जिंग वैसे करती है, वो तेजी से पीछे तरफ हटने लगती है। तभी ऑक्टोपस अपने हाथ से गेट के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर अपना टेंटेकल घुसा देता है और उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। यूकी उसी टेंटेकल के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करके उसे साइड में करता है और फिर जल्दी से जिंग को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। अंदर गिरने की तुरंत बाद जिंग जल्दी से कहती है यूकी जल्दी अंदर आ जाओ। यूकी पीछे हटते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक टेंटेकल उसे कस के पकड़ लेता है और साथ में उसे दिखाई देता है अब ये ऑक्टोपस पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। वो कहने लगता है कि काफी देर हो चुकी है, मैं अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो इस गेट को कस के पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे करके उसे बंद करने लगता है। फिर वो जिंग से कहता है मेरी बहन अपना ध्यान रखना, मुझे किसी भी तरीके से इस गेट को बंद करना होगा। अगर अभी ये गेट बंद नहीं किया गया तो मेरे को हराने के बाद में ये अंदर भी एंटर कर जाएगा। जिंग कहती है लेकिन ब्रदर तुम्हारा क्या, अगर तुमने इस गेट को बंद कर दिया तो तुम कभी भी अंदर नहीं आ पाओगे, तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है, ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। मैं ऐसे ही तुम्हें मरने नहीं दे सकती, मैं अभी आकर तुम्हारी मदद करती हूँ। यूकी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों किसी भी तरीके से इस मॉन्स्टर से फाइटिंग कर सकते हैं। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तो तुम भी मेरी तरह की वैसे ही वो मॉन्स्टर बन जाओगी जैसे मैं बन गया था। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी हो, इसलिए अंदर ही रुको। जिंग कहती है ब्रदर मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। जहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी और अब इस तरीके से तुम दोबारा से मुझे बचाते हुए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यूकी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करूँ। तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई और तुमने लगभग मुझे बचा ही लिया था, लेकिन अब मुझे ही अपने काम को ठीक तरह से करना होगा। ये कहने की तुरंत बाद यूकी के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है वैसे क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के ऊपर ये स्पेशल फूल देना चाहता था। जी कहते यूकी अपने पास से एक फूल को बाहर निकलता है जो कि पूरी तरह सूख चुका है और फिर वो उसे जिंग की तरफ बढ़ा देता है और यह कहने लगता है
मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के ऊपर ये दूंगा। मैं अपने इस वादे को निभा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे लिए इस फूल को लेके आई गया हूँ। जिंग, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। यूकी इतना कहने के साथ में पूरा जोर लगाकर उस गेट को बंद कर देता है और फिर इसके तुरंत बाद में वो फूल जो कि पहले ही पूरी तरह सूख चुका था वो पूरी तरह कचरा होकर ट्रेन पे गिर जाता है। तभी जिंग जल्दी से अपने इस बॉ को बाहर निकाल देती है और अपने एरो से कई सारे अटैक इस गेट के ऊपर कर देती है। वो किस तरीके से इस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, इससे जैसे इस गेट को गुस्सा जाता है, गेट के अंदर से ये ग्रीन रंग का ड्रैगन बाहर निकलता है। ये असल में इस गेट की फ्लेम ही है जो कि जिस किसी को भी छूती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसने यहाँ पर इस ड्रैगन की फॉर्म ले ली है और अब ये ड्रैगन जोर से जिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एकदम सही टाइम पर लूजन यहाँ पहुंच जाता है। वो जोर से जिंग को सैड धक्का देता है, लेकिन खुद इस ड्रैगन की चपेट में आ जाता है। फिर वो जिंग से कहता है, जिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ जो कि तुम्हें इस ड्रैगन से बचाएगा। मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ हुआ तुम उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उस सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे भाई के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। लूजवान ये कह रहा होता है, तभी वो ड्रैगन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पूरी तरह से निकल जाता है। ये देखकर जिनको लगने लगता है अब लूजवान भी गया। तभी लूजवान अपने बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज एनर्जी को बाहर निकालता है, लेकिन ये एनर्जी भी लूजवान को बचाने के काबिल नहीं है। लूजवान को खाने के बाद में वो ड्रैगन दोबारा से उसे गेट के अंदर समा जाता है। यहाँ से अब हम किसी दूसरी जगह से दिखते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पिलर है। देखने से लग रहा है ये फैनकुन है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसके ऊपर लूजवान बैठा हुआ है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे आँख खुल जाती है। वो इधर देखते हुए कहने लगता है, ये कौन सी जगह है और यहाँ पर ये किस तरह का समुद्र है। मुझे आखिरी बात याद है उसे ग्रीन रंग के ड्रैगन ने मुझे निगल लिया था, तो अब मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे अपने बॉडी के अंदर भी काफी चेंजेस फील हो रहे हैं। जैसे जैसे इस समुद्र के अंदर ये सारी लहरें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मेरी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है। तभी एकदम से लूजवान कह जाता है कि जब किसी कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल स्टेट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तब उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सी आ जाता है और ये वही जगह है, ये लूजवान का स्पिरिचुअल सी है। और यहाँ पर जो ये बड़ा समुद्र है ये सारी उसकी कल्टिवेशन एनर्जी है। ये समझ में आने के साथ में लूजवान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ में वहाँ पर जो लहर चल रही होती है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। लूजवान हंसते हुए बोलने लगता है, मैं इस टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को अनलॉक कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे को कल्टिवेशन के अंदर और आगे तक पहुंचना है। अर्थ स्पिरिचुअल, उसके बाद में स्काई स्पिरिचुअल, इन सारी स्टेजेस को मैं अनलॉक करूंगा, जैसे कि मेरे आइडल लॉर्ड मूजुन ने की थी। उसके इतना कहने के साथ में वहाँ पर एक बहुत ही बिजली कड़कती है। इसके साथ में एक ग्रीन रंग का ड्रैगन उस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के साथ में लूजवान को निकलने की कोशिश करता है। लूजवान उसको दिखता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ग्रीन ड्रैगन मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर कैसे आ गया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं इसे खुद को निकलने का मौका नहीं दूंगा। ये यहाँ पर मुझसे बहुत बुरी तरह हारने वाला है। ये मेरा स्पिरिचुअल सी है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। लूजवान के तकने के साथ में उस समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा सा ऐप बाहर निकलता है और अपने दोनों हाथों से उस ड्रैगन को कस से पकड़ लेता है। लूजवान एक इशारा करता है और इसके साथ में वो ऐप उस ड्रैगन को कई से टुकड़े में फाड़ देता है। ये सब कुछ देखने में तो काफी आसान होता है, लेकिन ये करने के चक्कर में लूजवान काफी ज्यादा एनर्जी खिंच जाती है। लूजवान काफी ज्यादा हफ्ते हुए कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये ऐप बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे कंट्रोल करने के चक्कर में मुझे अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अच्छा हुआ ये फाइट काफी ज्यादा आसान थी, मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर इसे खत्म कर दिया। लूजवान के इतना कहने के साथ में उसे पता चलता है फाइट तो अभी शुरू भी नहीं हुई, उसके साथ में यहाँ पर अभी बहुत कुछ होने वाला है। काफी सारे ड्रैगन इस जगह पहुंच जाते हैं और तुरंत ही लूजवान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लूजवान इन्हें देख के लगता है, मेरी स्ट्रेंथ तो पहले पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मैं इतने सालों से कैसे फाइट करूंगा, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे फाइट तो करनी ही होगी, चाहे कितने भी सारे आ जाए, मैं बिल्कुल भी मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा गोल्डन ऐप इन सभी को फाड़ देगा। जो कहते हुए लूजवान दोबारा से अपने इस गोल्डन ऐप को फैक्ट्री रेडी करने लगता है। वो खुद ही उसके ऊपर कूद जाता है और फिर इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एक भी ड्रैगन को हरा नहीं पाता। ड्रैगन जोर से आकर इसके पेट के ऊपर अटैक करते हैं और पेट के आर पार निकल जाते हैं। इसके साथ ही अब की बार ये गोल्डन ऐप फट जाता है और लूजवान सीधा आकर उस समुद्र के अंदर गिर जाता है। इसके साथ ही लूजवान की बॉडी के अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है वो भी सही सही खत्म हो जाती है। वो सोचने लगता है, ये क्या हो गया, मैं तो एक भी ड्रैगन को यहाँ पे खत्म नहीं कर पाया और मैं क्या सोच रहा था कि इन सारे ड्रैगन को खत्म करके यहाँ सेफली बाहर निकल जाऊंगा, शायद से अब मैं मरने वाला हूँ या फिर मुझे एक बार और दोबारा से कोशिश करके देखनी चाहिए। ये कहते लूजवान वापस से ऊपर से दिखता है, उससे वहाँ पर काफी सारे फायर ड्रैगन दिखाई देते हैं, उनमें से कोई भी समुद्र के अंदर नहीं आ रहा। वो सबके सब लूजवान के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी लूजवान की एक और पावर एक्टिवेट होती है। लूजवान एक बड़े से गोल्डन ईगल के साथ में बाहर निकलता है। इस बार जो ये ईगल है ये जियोयू नहीं है। लूजवान ईगल के सर के ऊपर बैठा हुआ कहने लगता है, ये जियोयू से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरा जियोयू और गोल्डन ऐप साथ मिलकर एक शानदार फीनिक्स की फॉर्म ले चुका है। ये गोल्डन फीनिक्स है। अभी तक ये वर्ल्ड केवल 3 टाइप के फीनिक्स को जानता था, डार्क, फ्लेम और कोल्ड, लेकिन अब मेरे पास में एक चौथे टाइप का फीनिक्स हो चुका है। ये एक गोल्डन फीनिक्स है जिसकी पावर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता होगा।
लूजवान के तकरीर के साथ में ये सारे ड्रैगन उसकी तरफ देखकर जोर से गुर्राने लगते हैं और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लूजवान कहता है, तुम लोग मुझे निगलने की कोशिश करने वाले थे, मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अब इससे उल्टा हो जाएगा, मेरा फेमिक्स तुम सभी को निगल जाएगा। ये कहते हुए अब लूजवान भी इन ड्रैगन से उड़ने लगता है। लूजवान का फेमिक्स तुरंत ही इन सारे ड्रैगन से निकल जाता है और फिर जब ये सारे ड्रैगन मारे जाते हैं, लूजवान दोबारा से इसी पिलर के ऊपर आ जाता है, हाफते हुए जीने बैठता है और कहने लगता है, मैंने इन सारे ड्रैगन को नष्ट कर दिया। फाइनली ये फाइट खत्म हुई, अब मैं काफी थक चुका हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी लूजवान को एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है। कोई कहने लगता है, ब्रदर तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, शायद से तुम ये नहीं कर सकते। ये कहते हुए एक छोटी बच्ची उसके पहुंच जाती है, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है। लूजवान उसे कहने लगता है, क्या कह रही हो तुम क्या कहना चाहती हो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। बच्ची बोलती है, अभी तो आपने कहा आप कब थक चुके हो, मुझे आपके साथ में और भी ज्यादा खेलना है, लेकिन अब जब आप थक चुके हो तो आप मेरे साथ में खेलोगे कैसे, आप मेरे साथ में खेल नहीं सकते। लूजवान कहता है, वैसे तुम ये बताओ तुम हो कौन और तुम यहाँ पर मेरे इस सुप्रीम सी के अंदर कैसे आ गई। ये कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे घूमती फिरती आ जाओ, इनफैक्ट ये तो कोई जगह ही नहीं है, ये मेरी बॉडी का एक पार्ट है जहाँ पर तुम ऐसे नहीं आ सकती। बच्ची बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ में खेलना है, देखो मेरे पास में ये स्पेशल स्टिक है, चलो इससे खेलते हैं। इस टाइम पर लूजर नजर उस स्टिक के अंदर निकल रहे इस ड्रैगन की ओर पड़ती है। वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारे पास में ये ड्रैगन कैसे, यानी इसका मतलब इतने टाइम से जो सारे ड्रैगन मुझ पर अटैक कर रहे थे, ये सारे तुम भेज रही थी, ये तुम्हारे खेल का एक पार्ट था, तुम इस तरीके से इन ड्रैगन से मुझे परेशान कर करके अपना गेम खेल रही हो। ये कहते लूजवान उस ड्रैगन को पकड़कर कस के दबाने लगता है। उसके ऐसा करने के साथ में उस ड्रैगन दम निकल जाता है, एकदम से वो ड्रैगन ब्लास्ट कर जाता है और इसका लूजन के ऊपर ही उल्टा इफेक्ट पड़ता है। उस ब्लास्ट के कारण लूजन की बॉडी हल्की से जल जाती है। बच्ची जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, देखो इनका मुंह तो काला हो गया, यहाँ पर ये भैया मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ है। ये गेम तो बहुत अच्छा है, दोबारा से खेलते हैं। तभी लूजवान इस बच्ची के हाथ में से इस स्टिक को छीन लेता है और फिर उससे कहने लगता है, मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। ये कहते हुए लूजवान काफी तो गुस्सा भी होता है और इसे देखकर वो बच्ची काफी डर जाती है। वो कहने लगती है, ये ठीक नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इस तरीके से मुझे डांट रहे हो। ये भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, छोटे बच्चों को इस तरह से परेशान करता है, इसने मुझे रुला दिया। ये कहते हुए वो बच्ची रोना शुरू कर देती है। लूजवान कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं किस में फंस गया, ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, मुझे कुछ सुन में नहीं आ रहा है, लगता है अब मुझे इसे शांत करना होगा। ये कहते हुए वो उस बच्ची की तरफ दोबारा से उस स्टिक को बढ़ाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी स्टिक है ना, लो इसे वापस ले लो और बस रोना बंद कर दो। ये कहते लूजवान जैसे उस स्टिक को उस लड़की के पास में लेके आता है, वो स्टिक एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। वो स्टिक हरे रंग में चमकने लगती है और वो स्टिक का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि लूजवान खुद ही उसके अंदर फंस जाता है। इसी के साथ ही एक सेकंड के अंदर लड़की का सारा रोनापन ये सारा गायब हो जाता है। वो दोबारा हंसने लगती है और हंसते हुए लूजवान से कहती है, देखा मैंने तुम्हें फंसा लिया, ये गेम दोबारा शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही लूजवान को गुस्सा आ जाता है, उस बच्चे से कहने लगता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने दोबारा से ये बेकार चैलेंज मेरे साथ में खेलना शुरू कर दिया है, तुम रो रही थी इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, जल्दी से मुझे बता दो तुम कौन हो और तुमसे चाहती क्या हो। ये सुनकर वो बच्ची हवा में बैठ जाती है और फिर आगे बोलने लगती है, क्या आपने विटेन सिनेरियो का नाम सुना है। लूजवान कहता है, विटेन सिनेरियो, हाँ मैं जानता हूँ इसे, ये ह्यूमंस का एक स्पेशल कबीला है जिसके अंदर जितने भी ह्यूमंस रहते हैं उनको वर्ल्ड ट्री से पावर मिलती है। बच्ची बोलती है, बहुत अच्छे, तुम्हें तो काफी कुछ पता है, ये भैया काफी कुछ जानता है। लूजवान कहता है, इसके अलावा भी मैं काफी कुछ जानता हूँ, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओगी। ये सुनकर बच्ची लूजवान के सर पे धीरे से मारती है और फिर आगे बोलती है, चुप रहो, मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दो। तुम्हें जो भी विटेन सिनेरियो के बारे में पता है ये काफी ज्यादा कम है, हमें वर्ल्ड ट्री से पावर नहीं मिलती, बल्कि इस वर्ल्ड के जितने भी ट्रीज हैं उन सभी से पावर मिलती है। और यहाँ तुम जिस वर्ल्ड ट्री की बात कर रहे हो वो तो इन सभी में से सबसे ताकतवर ट्री है, उसी ट्री की वजह से बाकी सारे ट्रीज का एग्जिस्टेंस है। तुम एक तरीके से उसे मदर ऑफ ट्री बोल सकते हो, जो कि हमें सबसे ज्यादा पावर देता है। ये बताने के बाद में एकदम से ये लड़की उदास जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है, मैं काफी लंबे टाइम से इन फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर आ चुकी हूँ, लेकिन जैसे वापस लौट नहीं पा रही, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते हो। लूजवान कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन तुम तो अपने आप में कब्जा ताकतवर हो, काफी काबिल हो, क्या तुम खुद से यहाँ से निकल नहीं सकती। बच्ची बोलती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन वहाँ बाहर के साइड में काफी सारे मॉन्स्टर्स है जो कि बहुत ज्यादा डरावने हैं, वो जैसे मुझे देखेंगे वो सब के सब मुझे खा जाएंगे। लूजवान कहता है, क्या सच में तुम इन मॉन्स्टर्स डर रही हो, वो सारे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा मॉन्स्टर होगा जो कि तुम्हें फाइट में हरा सके। बच्ची बोलती है, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ही, मैं अगर कोशिश भी करूंगी तो भी उन सारे मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकालना होगा। और इस सबसे बढ़कर मुझे यहाँ पर रहते हुए इतना तो लंबा टाइम हो चुका है कि जो ट्रीज की एनर्जी मैं अपनी बॉडी के अंदर लिए हुई थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है।
इस टाइम पर मैं अपनी टोटल एनर्जी के एकदम वीकेस्ट पॉइंट पर हूँ। यहाँ से बाहर जितने मॉन्स्टर्स है वो सब के सब इसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और वो तुरंत ही मुझ पर अटैक करके मुझे खा जाए। उन सभी मॉन्स्टर्स में से सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है एक ओल्ड मैन। वो ओल्ड मैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना चाहता है। मुझे नहीं पता उससे वो क्या करेगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में मरना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कोई और मेरी बॉडी को या फिर मेरी एनर्जी को अपने तरफ अब्सॉर्ब कर ले, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लूजन कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर इस तरीके से बंधा हुआ हूँ, मैं किस तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। बच्ची बोलती है तुम चिंता क्यों करते हो, ये तो मैं 1 मिनट में कर दूंगी, तुम अभी वापस नॉर्मल हो जाओगे। मैं अभी तुम्हें अपनी बेलों से फ्री कर देती हूँ। ये कहते हुए लड़की अपने पास से दोबारा से इस स्टिक को बाहर निकालती है, अपने मैजिक को यूज करती है, जिससे लूजवान जिस बड़ी से स्टिक के अंदर फंसा हुआ होता है वो वहां से गायब हो जाती है और फिर वो एकदम से जड़ पे जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो बच्ची दोबारा से लूजर के कंधे पे बैठ जाती है और फिर उससे कहने लगती है तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हें भी काफी फायदा होगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल बना दूंगी। ये कहते हुए वो अपनी पावर को यूज करती है। उसके ऐसा करने के साथ में वापस सामने की तरफ जो समुद्र होता है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा ट्री बाहर निकलता है। इस ट्री के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे बंदर भी है और साथ में ट्री के ऊपर लूजवान का ये गोल्डन फीनिक्स है। बच्ची आगे बोलती है जब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं अपनी पावर से रीशेप करूंगी तब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लूजन कहता है मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ खास ही करोगी। मैं तुम्हारे साथ में इस डील को करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकालूंगा। बच्ची बोलती है तो फिर ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारे पर भरोसा है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। ये कहते हुए वो धीरे धीरे लूजन की तरफ मानने लगती है। लूजन कहता है बाद में मिलते हैं, इसका क्या मतलब है। इतना कहने के साथ में उस जगह पर कुछ अजीब सा होता है लूजवान की, जिससे आगे से खुल जाती है। हम दोबारा से इस टेंपल के अंदर से दिखते हैं। लूजवान एक बहुत बड़ी लाइट के बीच में है। यहाँ पर उसके सामने की तरफ योहान है जो कि हंसते हुए उसे देख रहा है और जब वो लूजवान को देख रहा होता है तब योहान को लगता है कि लूजवान मर चुका है। वो कहने लगता है मुझे लगा था तुम्हारी लाइफ कुछ ज्यादा लंबी होगी, तुम यहाँ पर कुछ खास कर पाओगे, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया है, मुझे खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहते योहान को एकदम से लूजवान के सिर के ऊपर वो गोल्डन फीनिक्स दिखाई देता है, जो कि योहान के हिसाब से लूजवान से पहले नहीं था। लूजवान के पास में पहले केवल एक नॉर्मल सा फीनिक्स जियो था, लेकिन अब ये गोल्डन फीनिक्स है और ये चीज योहान को काफी चौंका देती है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में इस तरह का फीनिक्स कैसे आया। इसके पास में ये है जो इसका मतलब ये किसी रेयर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, किसी 2 टाइप के जीवों ने एक साथ आकर इसे ऐसी एनर्जी दी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस टेंपल के अंदर ही कुछ खास हो, इस टेंपल ने इस लड़की को ये पावर दी है, तब तो इस लड़की को हराकर मुझे इससे इस पावर को छीनना होगा। मैं यहाँ पर होक्यू फैमिली से आया हूँ, अगर मैंने इस लड़की को हरा दिया तो होक्यू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मुझे किस तरीके से इस लड़की को मारकर इससे इस फीनिक्स की पावर को छीनना होगा। ये कहते हुए योहान ये मन में लेता है कि वो अभी के अभी लूजवान के ऊपर अटैक करेगा। लूजवान इस टाइम पर इस अजीब सी लाइटिंग के अंदर पूरी तरह स्टक है, वो ज्यादा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। इस टाइम पर एक एरो इस जगह पहुंच जाता है जो कि योहान के ठीक सामने गिरता है और साथ में एक आवाज आती है कोई भी इस लड़की को किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। ये कहते हुए जिंग इस जगह पहुंच जाती है और योहान लूजवान के ठीक बीच में आकर रुक जाती है। योहान बोलता है जिंग तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आ रही हो, मुझे ज्यादा परेशान करने की कुछ मत करो, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ये सारी मेरी गलती है, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था इस वजह से तुम बहुत ज्यादा एरोगेंस हो चुकी हो, लेकिन अब की बार हो सकता है मैं ऐसी गलती ना करूं। तभी एकदम से एक और अजीब चीज होती है। इतनी देर से लूजन की बॉडी के ऊपर जो ग्रीन की लाइट गिर रही थी ये लूजन की बॉडी से थोड़ी अलग हो जाती है और साथ में उस ग्रीन लाइट के बीच में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। इसे देखकर योहान के साथ वाले कुछ बंदे उससे बोलने लगते हैं बॉस शायद से वही है जिसके बारे में वो ऑलरेडी बता रहा था, वही स्पेशल ट्रेजर जो कि उसे चाहिए। योहान हंसते हुए बोलता है हाँ तो शायद तुम ठीक कह रहे हो, वो ट्रेजर मुझे चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से उसे हासिल करना होगा, उसके बाद में मैं उसे ओल्ड मैन के हवाले नहीं करूंगा, खुद ही पावरफुल बन जाऊंगा। योहान यहाँ पर एक्साइटमेंट में आकर इस बात को कुछ ज्यादा जोर से बोल देता है। आसपास में खड़े हुए सभी कल्टिवेटर इस बात को सुन लेते हैं और उस सब के सब इस ट्रेजर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पावर नहीं चाहिए हो, ये सब के सब योहान की बात से पूरी तरह सहमत है। इन सभी को भी ये ट्रेजर केवल अपने लिए चाहिए, ओल्ड मैन के साथ में कोई भी किसी भी तरह की डील नहीं करना चाहता। जब योहान इन सभी को ये सब करता हुआ देखता है तब उसे कब से गुस्सा जाता है। वो इन सभी से बोलता है सब के सब उस ट्रेजर से दूर उठ जाओ, वो केवल मेरा है और केवल मेरे पास में आएगा। ये कहते हुए उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी सोर्स बाहर निकलती है और सीधे इन सारे कल्टिवेटर्स की बॉडी के अंदर घुस जाती है। एक ही झटके में ये जितने भी कल्टिवेटर इस ट्रेजर पे बैठे होते हैं सबके सब मारे जाते हैं। इसके बाद में योहान खुद इस ट्रेजर के एकदम पास पहुंचता है और फिर सबसे कहता है अब ये ट्रेजर मेरा हुआ, सबके सब मेरे सामने अपना सर झुकाओ। ये कहते हुए योहान जैसे ही उस ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ता है एकदम से उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह जल जाती है और इसका हाल भी सेम वैसे हो जाता है जैसा लूजन को हुआ था जब उसने उस ड्रैगन को दबाया था। इसके बाद में वो अजीब सा ट्रेजर जो कि उस अजीब से फायर पिलर के बीच में था वो इधर उधर उड़ने लगता है, सबसे हंसते हुए कहने लगता है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आओ मेरे साथ में खेलो, पकड़ो मुझे। ये सुनने के साथ में वहाँ पर बचे हुए और भी जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब उस ट्रेजर के पीछे पड़ जाते हैं, इधर उधर कूद कर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन ट्रेजर किसी के हाथ में आ नहीं रहा, वो हवा में इधर से उधर उड़ता जा रहा है।
तभी योहान दोबारा से इन पावर को यूज करता है। वो अपने कोल्ड फिंगर्स की पावर से एक रेस को इस ट्रेजर की तरफ मारता है, जिससे ये ट्रेजर पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है। फिर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम तो अब मेरे हुए। इसके बाद में उस ट्रेजर के अंदर से उस बच्ची की आवाज आती है। वो कहने लगती है, ब्रदर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरी मदद करो, यहाँ पर ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। इसी टाइम पर एक बहुत जोर से आवाज आती है, सबके सब उससे दूर हट जाओ, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। इसी वजह के साथ में एक वेपन फैनकोन जोर से इस बर्फ के ऊपर अटैक करता है। बर्फ टूट जाती है और ये ट्रेजर दोबारा से फ्री हो जाता है। वो हमें उड़ने लगता है और फिर दोबारा से आवाज आती है, मैं लूज वन वापस आ चुका हूँ, ये मेरे साथ में, कोई भी इसे परेशान करने की कोशिश ना करे। लूज वन के इतने के साथ में वो ट्रेजर दोबारा से उसके पास में जाता है और दोबारा से एक ह्यूमन फॉर्म में यानी कि इस बच्ची की तरह दिखने लगता है। बच्ची लूज वन से कहती है, तुम्हें ये सब कुछ करने में काफी देर लग गई, तुम जानते हो इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया। लूजन कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह जायज है, लेकिन इस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तभी योरान उठते हुए बोलने लगता है, लड़के ये असल में कोई बच्ची नहीं है, ये एक ट्रेजर है। इस ट्रेजर ने एक ह्यूमन का फॉर्म ले लिया है, इसलिए तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो। ये वही ट्रेजर है जिसे ढूंढते हुए हम यहाँ पर आए थे। लूजन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस ओल्ड मैन ने हम सभी से झूठ कहा है, जी केवल एक नॉर्मल सी बच्ची है जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे साथ में है और मैं हर हाल में इसे बचाऊंगा। योरन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें हम सभी से फाइट करनी होगी। कहते वो लूजन के ऊपर अटैक कर देता है। लूजन भी आगे बढ़ता है और इन दोनों की हवा में एक बहुत जोर टक्कर हो जाती है, जहाँ पर दिखने में से लगता है लूजन ज्यादा पावरफुल है। इस टक्कर के बाद में योरन लड़खड़ाता हुआ चेन पे जाकर गिर जाता है, लेकिन लूजन एकदम सेफली चेन पे लैंड होता है। तभी एकदम से इस टेम्पल की दीवार टूटने लगती है, दीवारों के अंदर कई सारे टेंटिकल्स अंदर आने लगते हैं और ये देखकर बच्चे बहुत घबरा जाती है। वो कहने लगती है, देखो ये वही मॉन्स्टर है जो कि इतने टाइम से मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, ब्रदर मुझे बचाओ, किसी भी तरीके से मुझे से बाहर निकालो, ये यहाँ पर मुझे खाने के लिए आया है। ये कहते हुए बच्ची इतनी बुरी तक घबराई होती है कि लूजन की आंखों को अपने हाथों ढक लेती है। लूजन इससे कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपने हाथों को उठाओ, अगर मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा तो फाइट कैसे करूंगा। ये कहते लूजन इसके हाथों को उठाता है। अब बच्ची अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेती है। तभी इस टेम्पल का गेट भी टूट जाता है। ऑक्टोपस अब पूरी तरीके से अंदर घुसने वाला है। लूजन यहाँ पर ठीक इस ऑक्टोपस के सामने खड़ा हो जाता है और डट के इसको दिखने लगता है। लूजन को ऐसे न डरता हुआ देखकर इस बच्ची के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आती है। वो लूजन से कहती है, क्या ब्रदर आप डरे हुए हो। लूजन कहता है, तुम्हें मुझे देख क्या लग रहा है, मेरे चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल है, क्या सच में किसी डरे हुए इंसान के चेहरे पर इस तरह की स्माइल हो सकती है। मैं लूज वन हूँ, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बच्ची बोलती है, तो फिर ठीक है भैया आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो, इस मॉन्स्टर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, मैं आपके लिए चेयर करूंगी। ये कहने के बाद में वो लूजन के सर के ऊपर से हट जाती है और हवा में फ्लोट करते हुए लगातार लूजन का नाम चिल्लाने लगती है। लूजन आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो इस मॉन्स्टर के पास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है मॉन्स्टर के आसपास में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी हुई है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल है, लेकिन ये शील्ड उसे बचा नहीं पाती। लूजन के 2-3 अटैक पड़ने के साथ में शील्ड टूट जाती है और लूजन के अगले अटैक ऑक्टोपस के कुछ हाथों के ऊपर होता है। एक ही झटके में दोनों हाथ कट जाते हैं। ये देखकर बच्ची खुशी होते बोलने लगती है, ब्रदर बहुत अच्छे, उसे पूरी तरह खत्म कर दो, उसके सारे हाथ काट दो और फिर उसे मार भी देना। तभी वो ऑक्टोपस खुद को इस दर्द से संभालता है और फिर अपनी आंखों के अंदर से कुछ लेजर्स को लूजन की तरफ शूट कर देता है। लूजन के लिए ये अटैक भी कब नॉर्मल है, वो केवल अपने फेंकुन को जोर से घुमाने लगता है, जिसके साथ में एक शील्ड बन जाती है, अटैक ब्लॉक हो जाता है। ये चीज शायद से उस मॉन्स्टर को समझ जाती है। वो अपने अटैक के पैटर्न को बदलता है और धीरे धीरे कई सारे लेजर्स को लूजन की तरफ शूट करता है। इसके अंदर लूजन अपने सामने ड्रैगन शील्ड को ले आता है। इस शील्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लूजन पूरी तरीके से इससे प्रोटेक्ट हो जाता है, कोई भी लेजर उसके ऊपर हिट नहीं कर पाती। फिर वो आगे कहने लगता है, मेरे पास में एक नई टाइप की शील्ड है, इसे ड्रैगन शील्ड बोलते हैं, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, यहाँ पर मैं बड़े आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, ये मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर बच्ची बोलने लगती है, ठीक है भैया आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो, मुझे यकीन है आप कर सकते हो। तभी इस बच्ची की तरफ एक हाथ बढ़ता है। ये हाथ है योरान का, जो कि इस बच्ची को हवा में पकड़ लेता है और फिर लूजन से कहने लगता है, बच्चे याद देखो अभी लड़की मेरे साथ में है, ये मेरी हुई। ये सुनकर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, क्या मतलब है तुम्हारी हुई, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कि ऐसे ही कोई भी उठा के ले जाएगा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुमने किसके ऊपर अपना हाथ रखा है। ये सुनकर योरान उस बच्ची के मुंह को अपनी तरफ करता है और फिर उसे कहने लगता है, क्यों तुम क्या कर लोगी, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो जो कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती, तुम्हें केवल उस लड़के के पीछे छुपना पड़ रहा है और वो लड़का भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें बचा नहीं सकता वो। तभी वो बच्ची धीरे से एक फूंक मारती है, उसके मुंह के अंदर से एक फ्लेम बाहर निकलती है। योरान का मुंह बुरी तरह जल जाता है। योरान को यहाँ पर इस तरह के अटैक की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तभी लूजन के साथ में कुछ होता है, उसे जैसा लग रहा था कि उसकी शील्ड बहुत मजबूत है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस ऑक्टोपस की कई सारे लेजर्स को ब्लॉक करने के बाद में जब आखिरी कुछ लेजर्स उसके ऊपर पड़ती है, वो शील्ड पूरी तरह टूट जाती है और लूजन के ऊपर भी इसका इफेक्ट खरीदता है। वो घसीटता हुआ सीधे योरान के पाँव में आ गिरता है और फिर जल्दी से खुद को संभाल भी लेता है। तभी पता चलता है यहाँ पर लूजन के जिन पे गिरने के अलावा भी एक और चीज हुई है, लूजन यहाँ पर योरान के एकदम पास होके गया है। इसी वजह से उस ऑक्टोपस की जो कुछ बच्ची कुछ लेजर्स होती है वो अभी भी लूजन की तरफ ही आ रही है और लूजन और योरान पास में, इसलिए वो बच्ची हुई लेजर्स योरान को अपना निशाना बना लेती है।
यूरान को बिल्कुल भी इस ट्रिक का अंदाजा नहीं होता। वो जोर से लेजर पट्टी के साथ में लूजन के पास में गिर जाता है। फिर लूजवान यूरान से बोलता है क्यों, किस चल रही है फाइट। यूरान कहता है चुप रहो और उस बच्ची को संभालो। तभी एकदम से उस बच्ची के जोर चिल्लाने की आवाज आती है। ऑक्टोपस ने उस बच्ची को पकड़ लिया है। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है ब्रदर आप कहां पर है, जल्दी से मुझे बचाइए। ये सुनने के साथ में लूजन तेजी से उस बच्ची की तरफ भागने लगता है, चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है मॉन्स्टर्स उस बच्ची को छोड़ दे, वो मेरे साथ में है। इस टाइम पर यूरान भी उस बच्ची की तरफ भागता है और भागते हुए बोलता है हाँ मॉन्स्टर उस बच्ची को छोड़ दे, वो मेरे साथ में है। उस ट्रेजर को मैं अपने पास में रखूंगा और खुद को पावरफुल बनाऊंगा। यही कहते हुए ये दोनों इस ऑक्टोपस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर से दोनों तरह की फीमेल्स को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को काफी देर हो जाती है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को अपने मुंह के एकदम पास में जाकर एकदम से निकल जाता है। बच्ची एंड में जोर चिल्लाती है नहीं ऐसा मत करो, लेकिन अब क्या फायदा, देर तो हो चुकी है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को और फिर उसकी एनर्जी को दोनों को निकल जाता है और साथ में उस मॉन्स्टर का शेप भी बदलने लगता है। अब इस मॉन्स्टर का साइज काफी बड़ा हो चुका है और ये एक ह्यूमन टाइप फॉर्म में आ चुका है। मतलब है तो भी मॉन्स्टर ही, लेकिन इसके 2 हाथ और 2 पांव आ चुके हैं और साथ में जो उसके एक्स्ट्रा हाथ थे वो सारे उसके मूंछों की फॉर्म में आ गए। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के साथ में मॉन्स्टर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके मुंह के अंदर से एक बहुत एनर्जी बाहर निकलती है। लूजवान और यूरान दोनों ही उसे काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इस मॉन्स्टर के इस पहले अटैक से इसकी एनर्जी का पूरी पता चल जाता है। ये देखकर लूजवान सोचने लगता है ये क्या हो गया, मैं को उस लड़की को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मैं अपने कामों को नहीं कर पाया। इस मॉन्स्टर ने उस लड़की को निगल लिया और अब इसके पास में उस ट्री स्पिरिट की पावर है। ये मैंने क्या कर दिया, मैं सच में किसी भी काम का नहीं हूँ। इस टाइम पर यूरान भी कब निराश होता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, मेरे को किसी भी तरीके से उस बच्चे को हासिल करना था। यहाँ पर इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने से ये मॉन्स्टर तो ताकतवर हो गया, मैं भी इतने ताकतवर हो सकता था। मेरे पास में कितना अच्छा मौका था, मैंने उसे गवा दिया है। लेकिन अब मैं इस मॉन्स्टर को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे सपने तोड़ दिए हैं। इसी के साथ ही लूजवान और यूरान साथ में इस मॉन्स्टर को अटैक कर देता है। मॉन्स्टर केल्विन दाढ़ी के 2 टेंटिकल्स का यूज करके इन दोनों पर अटैक करता है और अपनी दाढ़ी के कुछ बालों की मदद से इन दोनों को फाइट में हरा देता है। दोनों की हालत पूरी तरह बुरा हो जाती है। लूजवान तो किस तरीके से कुछ अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। यूरान के पीछे की साइड से एक टेंटिकल अटैक करने वाला होता है, वो सीधे उसकी बॉडी के अंदर घुसने वाला है। तभी लूजवान सही टाइम पर उसे बचा लेता है और वहां पर एक शील्ड बनाकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर यूरान कहता है लड़के तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, हम बिल्कुल भी एक टीम में नहीं है। लूजन कहता है हम एक टीम में, हम दोनों को इस मॉन्स्टर को हराना है, इसलिए साथ में काम करना होगा। तभी एकदम से लूजन के ऊपर भी 2 टेंटिकल्स दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। तभी लूजन की दोनों तरफ 2 बड़ी आइस की शील्ड बन जाती है। इस बार ये यूरान ने किया है। लूजवान यूरान से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, चेनिस का मतलब तुम मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार हो। यूरान कहता है हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ में हूँ, चलो उस बच्चे को छुड़ाते हैं। ये कहते हुए यूरान सोच रहा होता है अभी तो इस मॉन्स्टर ने उसे निगला ही है, ऐसा हो सकता है उस बच्चे की बॉडी अभी भी इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हो। अगर थोड़ी सी उम्मीद है तो मुझे कोशिश करनी होगी। इसके बाद में हम इस मॉन्स्टर के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची हवा में लटकी हुई है, इसकी बॉडी को कुछ जंजीर की मदद से इधर उधर बांधा हुआ है। यहाँ पर लटके हुए ये कहने लगती है ब्रदर ठीक क्या हो गया, तुम्हें मुझे बचाना था लेकिन तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, अब जल्दी से कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब ये बच्ची से कुछ कह रही होती है तभी सब कुछ हल्का फुल्का लूजन को भी सुनाई देता है। वो जल्दी से खुश होते हुए यूरान से बोलता है वो बच्ची अभी भी इसके अंदर ही है और अभी भी जिंदा है, हम उसे बचा सकते हैं, चलो ये साथ में करते हैं। यूरान कहता है जब तक खुशी की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, मैं केवल उस बच्चे को छुड़ाना चाहता हूँ ताकि उसे खुद के लिए हासिल कर सकूं, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना कि मैं बाद में तुम पर अटैक नहीं करूंगा। तभी ये फाइट आगे बढ़ती है। मॉन्स्टर अपने कुछ और टेंटिकल्स को लूजन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लूजन अपने शील्ड से अटैक को ब्लॉक करता है और फिर यूरान से कहता है तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जो करना चाहो कर लेना, लेकिन अभी फाइट मेरी मत करो, मेरी शील्ड ज्यादा लंबे टाइम तक इसकी अटैक्स को नहीं रोक सकती, तुम्हें कुछ करना होगा जिस तरीके से मैं किस तरीके से इस मॉन्स्टर के एकदम पास से पहुंच जाऊं। ये सुनने के साथ ही यूरान को एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है शायद से ये सही टाइम है अपने कोल्ड बेड को यूज करने का। ये सोचते हुए यूरान अपनी स्किल यूज करता है। उसके हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल बन जाता है। फिर वो उसे लूजन के ऊपर शूट कर देता है, जिसके तुरंत बाद लूजन की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। लूजन की बॉडी के आसपास में एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल बन जाता है और इस क्रिस्टल के अंदर लूजन बेहोश हो चुका है। इसके बाद में यूरान उस क्रिस्टल के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक करता है, उसे सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मॉन्स्टर को फिलहाल पता नहीं होता यहाँ पर चाल क्या है, वो बस नॉर्मली उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है और फिर उस क्रिस्टल के टूटने के साथ में उसके अंदर से लूजर बाहर निकलता है। वो एकदम इसके मुंह के पास में पहुंच चुका है और वो साथ में अपने पूरे होश में भी है। और इस मॉन्स्टर के सिर पर चढ़ने के बाद में वो अपने इस ऐप और जीवी मॉन्स्टर की पावर को अनलीश करता है। फिर जब लूजन को लगता है ये पावर भी थोड़ी सी कम लग सकती है, इसके बाद में वो अपने दोनों ड्रैगन की पावर को भी अनलीश कर देता है और फिर सबसे इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और इसे बताता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लूजवान के ये दोनों ड्रैगन इस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर पूरी तरह से लिपट जाता है, इसे गर्दन को घोटने लगता है। इसके बाद में लूजवान आगे बोलता है मेरा नाम लूजवान है, मैं वो कल्टिवेटर हूँ जिसने तियानजियो लिस्ट के अंदर अपना नाम हासिल किया था और साथ में साउथ चाइना सी के अंदर मैंने 3 साल लगातार कड़ी ट्रेनिंग की है और इस सबसे बढ़कर मैं वो कल्टिवेटर हूँ जिसने एंशिएंट ट्रेन टावर के अंदर
अपने कॉम्पिटिटर में आने वाले सभी कल्टिस्ट को हराकर वहां पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और अब मैं ऐप एम्पायर का होने वाला किंग हूँ, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। लुजॉन जब इस मोस्टर से फाइट करते हुए ये सब कुछ कह रहा होता है तो आसपास में खड़े हुए बाकी सारे कल्टिवेटर्स और जेंग लगातार लुजॉन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी लुजॉन का एक फाइनल अटैक होता है। लुजॉन इस मोस्टर के सर के ऊपर अपने फैंगुन से जोर से मारता है जिससे इस मोस्टर के सर में एक छोटा छेद हो जाता है और फिर वो कहने लगता है, देखो मैं आ गया, मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि किसी भी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो अब मैं अपने वादे को निभाऊंगा। ये कहते लुजॉन उस छेद के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है। यहाँ पर लुजॉन को उस बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। मोस्टर की बॉडी के अंदर लुजॉन जिस तरीके से अपने हाथ को अंदर की तरफ डाल रहा होता है, ये सब कुछ वो बच्चे अंदर की तरफ देख रही होती है और वो कहने लगती है, ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी मदद के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, बस थोड़ा और मैं बस तुम्हारे हाथ के एकदम करीब हूँ। इसी तरीके से कुछ और सेकंड ये सब कुछ करने के बाद में लुजॉन के हाथ में कुछ चीज आ जाती है। लुजॉन एक ही झटके से अपने हाथ को बाहर तरफ खींच लेता है। लुजॉन ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ रखा है और वो बच्ची भी अब बाहर आ जाती है। फिर वो लुजॉन से इस सबकी थैंक यू करने लगती है। मोस्टर को तभी बहुत तो गुस्सा जाता है। अब तक तो लुजॉन के दोनों ड्रैगन्स ने किसी तरीके से उसे रोक के रखा होता, लेकिन अब ये मोस्टर दोबारा से मूव करना शुरू कर दिया है। इससे बच्ची दोबारा डरने लगती है और लुजॉन से कहती है, मुझे जल्दी से इस मोस्टर से कहीं दूर ले चलो, इससे पहले कि ये दोबारा से मुझ पर अटैक कर दे। लुजॉन कहता है, नहीं, ऐसे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, अब मैं एक ही बारी में इस फाइट को खत्म करूंगा। फैंकुन अटैक। लुजॉन के तकनीक के साथ में फैंकुन का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो अपने फुल फॉर्म में आने के बाद में जोर से इस मोस्टर के सर पे गिरता है। मोस्टर यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ सेकंड तो फैंकुन के सामने रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लुजॉन जैसे ही इस मोस्टर के ऊपर से हटता है, फैंकुन अपना फुल प्रेशर दिखाता है और फिर जोर से इस मोस्टर की बॉडी को पूरी तरह चीरते हुए एकदम जमीन तक आ जाता है, जिसके साथ में इस मोस्टर की बॉडी के पूरी तरह छिलड़ उड़ जाते हैं। यहाँ पर एक फाइट खत्म होने के साथ में योहानो पहले ही लुजॉन का नीचे की साइड में इंतजार कर रहा होता है। लुजॉन जैसे जेन के ऊपर लैंड होता है, वो तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर से इन सारी स्वर्ड्स को दोबारा से बाहर निकालता है और फिर इन सभी को लुजॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। ये सारी स्वर्ड्स लुजॉन के आसपास में गिर जाती है। लुजॉन योहानो से बोलता है, योहानो ये किस तरह की हरकत है, अभी हमने साथ में मिलकर इस मोस्टर को फाइट में हराया और आप इतनी जल्दी तुम अपनी पार्टी बदलकर दोबारा से मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कब समझोगे कि ये फाइट हम दोनों के बीच में है ही नहीं, तुम एक बहुत बड़े गद्दार हो जो कि अपने दोस्तों के ऊपर इस तरह से अटैक करने की कोशिश करते हो। योहानो बोलता है, दोस्त तुम मेरे दोस्त कब थे, और रही बात गद्दारी की, तो ये बात तो मैंने तुमसे पहले कह दी थी कि मैं तुम्हारे साथ में केवल कुछ देर के लिए काम करने वाला हूँ और जैसे ही ये मोस्टर मारा जाएगा मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। और अब जब मैं ये अटैक तुम्हें बताने की बात में कर रहा हूँ तो इस तरीके से ये किसी भी तरह से गद्दारी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये फाइट भी खत्म नहीं हुई, मुझे किसी भी तरीके से ये ट्रेजर चाहिए, ये बच्ची मेरे साथ में जाएगी। और तुम्हें याद है मैं तुमसे कहा था तुम्हें जिंदा रखने का एक और कारण है, तो दूसरा कारण यह है कि तुम जीयू क्लेन से बिलोंग करते हो। जीयू क्लेन के साथ में मेरी एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। मैंने जब से तुम्हारे पास में उस जीयू की पावर देखी है तब से ही मैं गुस्से की आग में चल रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से खुद पे काबू किए हुए था, क्योंकि मुझे पता था इस टेम्पल के अंदर तुम्हारी ये पावर ही मेरी मदद कर सकती है। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी पावर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तुम्हें मारना मेरा पहला और आखिरी टारगेट था। इस बच्चे को हासिल करना ये मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है काफी लंबे टाइम से तुम्हारा वो जीयू क्लैन और वहां पर रहने वाली उस लड़के जीयू ने हमें काफी ज्यादा परेशान कर रखा था। वो काफी लंबे टाइम से हमें डराती आई है क्योंकि क्लेन के अंदर जीयू मोस्टर अभी भी है। लेकिन अब देखो मुझे क्या पता चला, ये मोस्टर तो तुम्हारे पास में, असल में जीयू बीस्ट की पावर तुम्हारे पास में। अब तक हम जो जीयू क्लेन से इतने लंबे टाइम डरते आए वो सब कुछ बेकार था। चेंज जाने के बाद में मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर जीयू क्लेन के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर दूंगा। अब उनके पास में जीयू मोस्टर की पावर नहीं है, ये बात हमें पता है, तो हम पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। कोई भी नहीं है जो कि वहां पर उन्हें बचा सके। लुजॉन कहता है चुप हो जाओ। उसके इतना कहने के साथ में लुजॉन की बॉडी के आसपास में ये जितनी भी सोर्स होती है एकदम से गायब हो जाती है और उसका वो बड़ा सा फैंकुन दोबारा से जमीन से बाहर निकल आता है। लुजॉन के पंख आ जाते हैं और साथ में उसकी बॉडी के अंदर से इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि योरान से कुछ भी दिखा नहीं जाता, वो जैसे हवा में उड़ने सा लगता है। इसके बाद में लुजॉन उस बच्ची को अपने कंधे की ओर बिठा लेता है। बच्ची कहती है ये फाइट कुछ ज्यादा लंबी चल गई है, मैं अब कब थक चुकी हूँ, तो प्लीज अब जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। लुजॉन कहता है हाँ बिल्कुल, अब जल्दी ये फाइट खत्म होगी। योरन कहता है तुमने तो कुछ जल्दी पता लगा लिया, मैं तुम्हें फाइट में हराने के बाद में इस फाइट को सच में जल्दी खत्म करने वाला हूँ। तुम अभी तक इस फाइट में जीते नहीं हो। हर कल्यूटर जिस तरह की मूव्स को फाइट में यूज करता है मैं भी उसे यूज करूंगा। मेरे पास में स्पेशल पिल है जो कि हमारे क्लेन से बिलोंग करती है और साथ में स्पेशल आर्मर भी है, तो मुझे हरा नहीं सकते। ठीक है, तो योरान इस पिल को खा जाता है और साथ में उसकी पावर बढ़ जाती है, बॉडी के ऊपर आर्मर आ जाता है। लुजॉन कहता है ये क्या हो रहा है, हर कोई पिल ले लेके बैठा है। इसने भी यहाँ पर फाइट के बीच में इस पिल को खाकर खुद की एनर्जी को बढ़ा लिया, ये इवॉल्व हो गया है। लेकिन हर बार की तरह इससे भी कोई रिजल्ट बदलेगा नहीं, मैं भी इसे फाइट में हरा दूंगा। योरान कहता है इतना आसान नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपने कोल्ड फिमिक्स को लुजॉन की तरफ फेंक देता है। लुजॉन भी अपने फायर फिमिक्स को इसकी तरफ फेंकता है। यहाँ पर कोल्ड फिमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, वो बड़ी सैनी से लुजॉन के फिमिक्स को निकल जाता है।
इसके बाद जब लूजन को लगता है कि कोल्ड फिमिक्स अगला अटैक उसके ऊपर करने वाला है, वो जल्दी से उस बच्ची को अपने कंधे के ऊपर से उतार के दूर फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद ये कोल्ड फिमिक्स उसके ऊपर भी अटैक करके उसे भी निकल जाता है। अब यहाँ पर यूरान को रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो जल्दी से इस बच्ची के पास में आकर इसे उठा लेता है और फिर हंसते हुए इस बच्चे से बोलता है, अब क्या होगा, अब तो तुम बचाने वाला कोई नहीं, अब से तुम और तुम्हारी सारी एनर्जी मेरी हुई, तुम्हारा वो प्रोटेक्टर अब मारा जा चुका है। बच्ची बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो जिंदा है, वो यहाँ पर आकर अभी मुझे बचाएंगे, देखना तुम मारे जाओगे। यूरान कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरे कोल्ड फिमिक्स ने तुम्हारे सामने उसे निकल लिया है, उस कोल्ड फिमिक्स के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, उसके अंदर जाने के साथ में ही उस लड़की की सारी सेंसेस काम करना बंद कर देंगे और अब तक तो उसकी बॉडी बुरी तरह जमने के बाद में एक कांच के टुकड़े की तरह बन चुकी होगी और शायद से उस फिमिक्स की बॉडी के अंदर इधर उधर टकरा कर उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह चूरा कर लिया होगा। उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर चुका है। वैसे अब मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से उस मॉन्स्टर ने तुम्हारी बॉडी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया था, मैं भी सेम वैसे ही करने वाला हूँ, लेकिन केवल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करूंगा। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से थोड़ी आसान तरीके से होगी, मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ जो कि तुम्हें खा जाऊं। जी तो यूरान अपनी पार्ट्स को यूज करता है, उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सी व्हाइट रंग की मिस्ट बाहर निकलती है, जिसके बाद में उस बच्ची आसपास में एक आइस क्रिस्टल बन जाता है। इसके बाद में बच्ची उस कोल्ड फिमिक्स को दिखती है जिसने लूजर को निकला था और फिर कहने लगती है, ब्रदर तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर नहीं सकते। इसी टाइम पर उस कोल्ड फिमिक्स के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलने लगती है, एक ही झटके में उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और एक ब्लास्ट के साथ में पूरा मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। उस कोल्ड फिमिक्स के यहाँ पर कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। यूरान अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है, ये क्या हुआ, ये लड़का अभी भी चिंता है, ये मरता क्यों नहीं। लूजवान इस बार फिर से तुम जिंदा बच गए, लेकिन मेरा तुझसे तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाओगे, मैं कुछ और अटैक करूंगा और तुम्हें खत्म करके रहूंगा। लूजवान कहता है, मैंने किसी से एक वादा किया था कि उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं अपने वादे को किससे तोड़ सकता हूँ, अपने वादे को पूर्ति निभाने से पहले तो मैं मर भी नहीं सकता। ये कहते हुए जब लूजवान यूरानी तो बढ़ रहा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, पीछे की साइड में उसे गोल्डन फिमिक्स दिखाई देने लगता है, लेकिन अब की बार ये पिछली बार से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। गोल्डन फिमिक्स से नीचे की साइड में एक बड़ा सा फूल है, यानी कि लूजवान के इस फिमिक्स ने इस बच्चे की प्लांट पावर को भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब कर लिया है। ये चीज यूरान को समझ लगती है, वो लूजवान से कहता है, बच्चे ये से थोड़ी बहुत पावर को अब्जॉर्ब करके तुमने आपको ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकते, तुम अभी भी मुझसे कमजोर ही हो, तुम यहाँ पर खुद को तो बचा नहीं सकते, इस बच्चे को कैसे बचाओगे, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तभी लूजर चल के इस यूरान के ऊपर अटैक कर देता है। राई कहता है, मैंने कहा ना ये मेरी दोस्त है और मैंने इसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, यहाँ से जाऊंगा नहीं। यूरान कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी तो अभी भी मेरे पास में ही है। जे कहते हुए वो लूजवान के अटैक को रोकने के लिए इसी बच्चे को आगे कर देता है। लूजवान का फैंकोन इस बच्चे के पड़ने वाला होता है, तभी लूजवान उसको रोक देता है और दोबारा से जिन पर आ जाता है। यूरान को अटैक करने की तो सेम मौका मिल जाता है, वो जल्दी से अपने पास में एक स्वॉर्ड बनाकर उसे लूजवान की तरफ फेंकता है। लूजवान साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है और फिर दोबारा से यूरान पर अटैक करता है। यूरान सेम टेक्निक को दोबारा से यूज करता है, लूजन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए बच्ची को आगे कर देता है, जिसकी बात है लूजन को दोबारा से रुकना पड़ता है। वो यूरान से गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, यूरान ये किस तरह की हरकत है, तुम्हें सच में लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, इसी वजह से लगातार इस बच्चे को सामने करते जा रहे हो और इसके पीछे छुप रहे हो। अगर सच में तुम्हारे अंदर ताकत है तो खुद आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। यूरान कहता है, लूजवान ये बातों का जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा, तुम चाहे कितनी बार भी मुझ पर अटैक कर लो, मैं हर बार इसी बच्चे को आगे करूंगा। अब अगर तुम्हारा अटैक किसी के ऊपर हिट होगा तो वो इसी बच्चे के ऊपर होगा, मुझ पर नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा शांति से बैठ जाओ। योहान के इतने के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। लूजवान किस तरीके से इस बच्चे को योहान से बचाएगा ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।